मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। और बाजार की बात करें तो स्टेबल है 24,800 लेवल्स के ऊपर और जो है चौतरफा जो है खरीदारी देखने मिल रही है। हालांकि थोड़ी सी मुनाफा वसूली जो है ऑटो एफएमसीजी खेमे पे आ रही है, लेकिन आईटी पैक जो है आज कहेंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हमारा बहुत खास सेगमेंट है मार्केट के महारथी और हमारे साथ जो है गोल्डीलॉक्स रिसर्च के गौतम शाह जुड़ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गौतम सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहले जो है बाजार की सेटअप को लेके बात करेंगे। देखिए ग्लोबल क्यूज़ में जो है उतार चढ़ाव चलते रहता है, डोमेस्टिक क्यूज़ में भी उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन क्या धीरे धीरे करके क्लैरिटी आ रही है निफ्टी पे? उस पर एक बार आपसे व्यू लेंगे, फिर उसके बाद निफ्टी बैंक पे भी हम आएंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह का प्राइस एक्शन रहा है, क्लैरिटी तो है नहीं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं कि इतना अच्छा न्यूज आया, इतना बड़ा न्यूज आया जीएसटी को के चलते, और उसके बाद भी मार्केट ज्यादा चल नहीं पाया। तो एक लोगों में के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन तो है। पर मेरा मानना है कि एक डिमांड सप्लाई शिफ्ट में थोड़ी बहुत टाइम लगती है। हमारा मार्केट एक साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर जिस तरह के गवर्नमेंट के एक्शन रही है, मुझे लग रहा है कि अब मार्केट एक रेडी है ब्रेकआउट के लिए। प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग रहा है, इंडिकेटर्स अच्छे से प्लेस हो रहे हैं। लग रहा है कि मार्केट अब मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल जाएगा। सो सारे टेक्निकल स्टडीज एक साथ यही बता रहे हैं कि ब्रेकआउट आ रहा है। 24,850 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नंबर है। एक बार वो निकलता है तो बुल्स को और बड़ी कंट्रोल मिल जाएगी, और एक बार मार्केट 25,000 के ऊपर निकलेगा तब मेरे हिसाब से 1200-1500 पॉइंट की निफ्टी में रैली हम देख सकते हैं अगले 3 से 6 महीनों में। तो गवर्नमेंट का एक्शन काफी अच्छा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स काफी स्ट्रांग है, इंडिया विक्स काफी लो लेवल्स पे है, और लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है। और जो एफआई का जो सेलिंग है उसका इंपैक्ट उतना रहा नहीं, और जो भी है वो टॉप 100 स्टॉक्स में है। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में मुझे लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर कमिटमेंट बनाइए। और जिस तरह का गवर्नमेंट का एक्शन रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट उसको इवेंचुअली रिकॉग्नाइज करेगा, और अगले 7-10 दिनों में हम एक बड़ी सी ब्रेकआउट देखेंगे। तम जिस तरह जो है एक अच्छी अपमूव 2-3 हफ्ते में देखने मिल सकता है, जिस तरह 22 तारीख से फेस्टिव सीजन भी आएगा, जीएसटी रेट कट के बेनिफिट्स भी पास ऑन हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं बहुत महीनों से एक्चुअली हो गया है ये पूछने का कि ये 90% का शॉर्ट्स एफआईज का अभी तक लगा हुआ है। हम सोचते कभी आईटी में रिकवरी आएगा, कहीं बैंकिंग पे आएगा, आते हैं फिर चले जाते हैं। आईटी बैंक और थोड़ा सा ऑयल एंड गैस में एफआईज का पोजीशन है। इन तीनों के अलावा हम कहाँ से, ये जो बहुत बड़ा सवाल है कि रिकवरी जो है या जो शॉर्ट कवरिंग है वो देखने मिलेगा एफआईज का, ये कब आने वाला है, ये एक सवाल है। जरा आप बताएं क्या ट्रिगर हो सकते हैं। देखिए, इंडिया को आप स्टैंड अलोन मार्केट की तरह मत देखिए, आप इंडिया को एक ऐसा मार्केट की तरफ देखिए जो ग्लोबल मार्केट में इट इज वन अदर मार्केट। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स में इतनी बड़ी तेजी आई, तो अगर किसी को अगर मोमेंटम प्ले करना है, ट्रेंड प्ले करना है, तो वो यूएस मार्केट में प्ले करेगा। चाइना में हमने इतनी बड़ी तेजी देखी, सिंगापुर में अपने इतनी बड़ी तेजी देखी, और यूरोपियन मार्केट्स काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया अंडर परफॉर्मर रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो एक एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है वो उसी मार्केट को शॉर्ट करना चाहेंगे। एंड सेकेंडली, आई थिंक हमारा मार्केट डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, और हमारे कुछ कंसर्न्स भी रहे हैं फंडामेंटली। बट जिस तरह के गवर्नमेंट एक्शंस रहे हैं, अगर प्राइस एक्शन यहां से अच्छा होता है और बाजार अगर 25,000 के ऊपर निकलता है, जो ज्यादा दूर नहीं है, 150 पॉइंट की तेजी अगर यहां से होती है और 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो मुझे लगता है कि एफआईएस की बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट्स विल देन कवर अप फॉर द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 1 ईयर। मुझे लग रहा है कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। अब जो 90% शॉर्ट्स है वो और ज्यादा तो हो नहीं सकता, वो कम ही होगा। आई थिंक 7-10 दिन और वेट करना चाहिए। सितंबर 22 के आसपास आई थिंक हम हो सकता है कि उसकी शुरुआत देखें। ज़्यादा बड़ा ट्रिगर्स है नहीं गौतम, सितंबर 17 को फेड की मीटिंग, और ये भी लार्जली फैक्टर इन हुए जा रहा है। और हम यूएस मार्केट्स में आपने कहा भी था, नास्डैक भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जो है क्लोज हुआ था। अब चिप शेयर्स में भी जो है ग्लोबली अपमूव देखने मिल रही है। लेकिन एक बार निफ्टी बैंक पे जो है आपसे राय लेना चाहेंगे। आप फंडामेंटली कोई बड़ा ट्रिगर आ नहीं रहा है, एंड ऑफकोर्स 2 हफ्ते बाद अगर कुछ आता है तो निफ्टी बैंक में भी अपमूव आएगा, लेकिन कुछ खास जो है अपमूव आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जो आपका हैवी वेट्स है वहाँ से नहीं देखने मिला है। कुछ पीएसयू बैंक्स में एक तेज़ी आई थी लास्ट मंथ, फिर वो भी गिव अप कर दिया गया। तो आप किस तरह देख रहे हैं बैंकिंग स्पेस पे? और एक और सवाल रहेगा, लेकिन वो बैंकिंग स्पेस पे रहेगा, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि निफ्टी बैंक क्या जो है स्ट्रेंथ दिखाने वाला है, और दिखाने वाला है तो क्या सिर्फ ये 2 हैवी वेट के लिए वेट कर रहे हैं कि बाकी सारे स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है बैंकिंग खेमे में?
देखिए, बाजार को अगर चलना है और मार्केट को अगर ब्रेकआउट देना है तो बैंक निफ्टी को तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। हम तो ये पिछले सालों से देख रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि निफ्टी अच्छा करे और पूरा मार्केट अच्छा करे और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करे। इनफैक्ट हमारी सिचुएशन अभी ऐसी रही है पिछले 3 से 6 महीनों में, कोई कोई लीडरशिप नहीं है, क्योंकि रिलायंस कहीं नहीं जा पा रहा है, आईटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पर हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं और बैंक्स भी नहीं चल पा रहे थे। तो इसके चलते निफ्टी में हमने रेंज बाउंड एक्टिविटी देखा जिसको हम अंडर परफॉर्मेंस मान रहे हैं। बट जिस तरह का भी बैंक निफ्टी का सेटअप है, मुझे लग रहा है कि 53,500 का बड़ा सपोर्ट था, वहां से हम पिछले 7-10 दिनों में रिबाउंड किए हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पर भी बॉटम बन गया है और एक बार 54,500 निकलेगा तो बैंक निफ्टी आराम से 57,500 और इवेंचुअली 60,000 तक जा सकता है। फंडामेंटली ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है, वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स इन द मार्केट। और मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमी पिकअप करता है अगले 1-2 क्वार्टर में तो उसका एडवांटेज बैंक्स को मिलेगा ही। सो सारे टॉप बैंक्स हमें अच्छे लगते हैं, बट पीएसयू बैंकिंग हमें बेटर लगता है क्योंकि आई थिंक वैल्यूएशन ज्यादा कंफर्टेबल है। आप एसबीआई को देखिए, पिछले 3-6 महीने में वो गिरा ही नहीं, अभी भी 800 के ऊपर है। नो रिकमेंडेशन, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग ज्यादा अच्छा करेंगे, बट ओवरऑल बैंकिंग विल मेक अ कमबैक। बैक होगा, पीएसयू बैंक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं हमेशा ये कंप्लेन करता हूँ हमारे सारे दर्शकों को जो भी सुनते हैं हमें, कि ये वेटेज जो है इतना ज़्यादा स्क्यूड क्यों है ICICI बैंक, HDFC बैंक की तरफ से, क्योंकि वो पूरा पिक्चर देता नहीं है। क्या आपको लगता है इक्वल वेट या कोई वेट में जो है रैशनलाइजेशन होनी चाहिए निफ्टी बैंक की, क्योंकि वो पूरा इंडेक्स को जो है पूरे बैंकिंग सेगमेंट में से 2 ही बड़े बैंक है जो पूरा ऑलमोस्ट दिखाते हैं। क्या लगता है कि ये समय आ गया चेंज करने का? देखिए, अच्छे टाइम में तो कोई इसके बारे में कंप्लेन करता नहीं है, क्योंकि अच्छे टाइम पे ये 3-4 स्टॉक ही बाजार को ऊपर ले जाते हैं और बाजार को टाइम लगता नहीं है ऊपर जाने में। जब एक डिफिकल्ट पीरियड चलती है, जब अंडर परफॉर्मेंस रहता है और जब ये 2-3 स्टॉक जब नहीं चलते हैं, तब लगता है कि अरे ये तो गलत चीज है। बट मेरे मेरे हिसाब से ये गलत चीज है, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से तो इंडेक्स है ही नहीं। क्योंकि अगर 2-3 स्टॉक 50% इंडेक्स के रहेंगे तो ऑब्वियसली वो जो करेंगे उसके 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 चलते ही मार्केट चलेगा और इंडेक्स चलेगा। तो आई थिंक इक्वल वेट इंडेक्स इज डेफिनेटली समथिंग दैट वन शुड फॉलो। इनफैक्ट गोल्डीलॉक्स में हम इक्वल वेट इंडेक्स, प्राइस वेट इंडेक्स काफी फॉलो करते हैं, उससे एक करेक्ट पिक्चर मिलती है। बट अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत अगर रैशनलाइजेशन हो और ये कंपोनेंट्स अगर थोड़े से चेंज हो और वेटेज कम हो, थोड़ा सा इक्वल वेट हो, तो आई थिंक वो बाजार को और अच्छा बनाएगा और स्ट्रांग ही बनाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल एसेट क्लासेस में भी जो है मेरी नज़र है, और देखिए इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है तो मेटल्स पे या आप कहेंगे गोल्ड सिल्वर पे जो है अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने मिली बाई डेफिनेशन आ रहा है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग रेशियो जो है मैंने स्टडी किया है, गोल्ड पुट रेशियो। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड खरीद रहे हैं और टी बिल्स घटा रहे हैं। तो ज़रा बताएं कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे और ज़्यादा रैली हमें देखने मिल सकता है? लॉन्ग टर्म चार्ट लोग 30 साल 40 साल ये स्टडी करते हैं, और मुझे पता है कि आप जो है टेक्निकल्स जो है आप लॉन्ग टर्म भी बहुत स्टडी करते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल के बड़े एसेट क्लासेस के डेटा पे। पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएं। और सवाल यही है, सिल्वर ज़्यादा चलेगा गोल्ड से या गोल्ड और सिल्वर दोनों और ज़्यादा चलने वाले हैं? देखिए, मैं 25 साल से चार्ट्स देख रहा हूं, तो मेरा तो काफी एक्सपीरियंस है बुल मार्केट्स और बेयर मार्केट्स देखने का। आई मीन आजकल के मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने तो 2008 देखा ही नहीं है और 2003 देखा नहीं है। मैंने वो फेजेस देखे हैं कि मार्केट में क्या होता है एक बेयर मार्केट में या एक रेजिंग बुल मार्केट में। मुझे अभी भी याद है 2003 में सेंसेक्स 9 महीने में डबल कर गया था, तो वैसी भी हमने तेजी देखी थी जो आजकल हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, आई थिंक पिछले 18 महीनों में मैं जब भी आपके चैनल पे आया हूं, मैंने कहा है कि एक मेगा ट्रेंड है। मेरा अभी भी मानना है कि ये मेगा ट्रेंड है। गोल्ड इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड सिल्वर इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन इंडस्ट्रियल यूज। तो चार्ट्स अभी भी अच्छे हैं, कोई साइंस ऑफ टॉपिंग आउट है नहीं। गोल्ड 3650 3700 में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि एक पुल बैक आ जाए, बट ओवरऑल आई थिंक 4000 के लेवल पे गोल्ड जाएगा। जी बट द बिल्कुल। बिगर अपॉर्चुनिटी जो मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं वो है सिल्वर। सिल्वर अभी भी $42 के आसपास है, मुझे लगता है कि यहां से भी 25 से 30% की तेजी आएगी एंड गोल्ड एंड सिल्वर विल स्टिल बीट इक्विटी मार्केट रिटर्न्स वर्ल्ड वाइड। सो मेरा तो ये मानना है, और गोल्ड और सिल्वर में अगर आपकी खरीदारी हुई है लो लेवल्स पे तो आप प्लीज उसमें बने रहें।
ये मैं एग्री करूंगा गौतम। पिछले 3 साल के डेटा पे मैंने भी स्टडी किया तो सिल्वर ईटीएफ 26% सीएजीआर दिया है, गोल्ड ईटीएफ 23% सीएजीआर दिया, और बहुत सारे इक्विटी स्कीम्स को जो है आउट परफॉर्म ऑलरेडी किया गया है। लेकिन अगर ये ट्रेंड आता है तो ये मेगा ट्रेंड होता है और ये लंबे समय तक चलता है। अब धीरे धीरे करके सेक्टोरल स्पेस पे भी जो है हम आएंगे, और उसके अलावा जो है हमारे जेंजी जो दर्शक है उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट किया है सवाल आपसे पूछने का बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर। आई एम श्योर आप दुबई में हैं और वो बहुत बड़ा क्रिप्टो कैपिटल भी है, तो उसके बारे में भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन अभी सेक्टोरल स्पेस पे आ जाते हैं। ऑटो शानदार स्पेस है, आज भी अच्छी मोमेंटम आई है, निफ्टी ऑटो की बात करें और ऐसी बाइंग आ रही है। आप देखिए चौतरफा बाइंग देखने मिल रही है। ईवी लीजिए, ऑटो लीजिए, ये सेगमेंट जो है आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा है। आपको लगता है ये कंटिन्यू होगा या कुछ कुछ पॉकेट्स में प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होना चाहिए? देखिए जो हो रहा है वो लॉजिकल है, क्योंकि जिस जिस तरह की जीएसटी पुश आई है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर दैट इट विल स्पर कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। और अगर इकोनॉमी और कंपनीज अगर पिकअप करते हैं अगले 2 क्वार्टर में, तो ऑटो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। वो हम चार्ट्स पे देख रहे हैं। इनफैक्ट 15 दिन पहले ही हमें चार्ट्स पे एक दिख गया था कि एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। और मेरा मानना है कि ऑटो इंडेक्स यहां से लाइफ टाइम हाइस पे जा सकता है। इंडेक्स में 15% की तेजी यहां पर आराम से मिलनी चाहिए। तो स्टॉक्स में आप सोचिए 20 से 30% की तेजी मिल सकती है। और 4 व्हीलर्स हमारे फेवरेट है, तो एक जेन्युइन ट्रेंड है। ऑटो में डेफिनेटली कमिटेड रहना चाहिए, क्योंकि लोग आज प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा सा आप 3 से 6 महीने के बारे में सोचें और उसको होल्ड करके रखें। आई थिंक अगर बाजार यहां से ब्रेकआउट देगा तो ऑटो यहां से और चलेगा। और जो दूसरा सेक्टर हमें अच्छा लगता है, जो मैंने अपने रिपोर्ट्स में भी काफी कहा रिसेंटली, वो है मेटल्स। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में भी एक बहुत बड़ी ट्रेंड है, वहां पर भी कमिटमेंट इस लेवल्स पे बनानी चाहिए। मेटल्स पे हम बात भी कर रहे थे कि फेड की जो है रेट कट के कारण जो है मेटल्स अट्रैक्टिव हो रहे हैं। चाइना भी अपनी जो है प्रोडक्शन कट्स थोड़े से कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस, माफ करिएगा, डोमेस्टिक मेटल प्राइसेस को भी सपोर्ट दिया जा रहा है। मेटल इंडेक्स जो जनरली मेटल्स को माना भी जाता है गौतम की बहुत वॉलेटाइल काउंटर रहता है, लेकिन वो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है और एक ट्रेंड के तरफ तब्दील हो रही है। तो इस पर भी नज़र है। तो ऑटो और मेटल्स, इस पे जो है बुलिश नज़रिया अभी भी बन रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर्स है जो ब्रेकआउट भी देते हैं, अभी नहीं पर वो सिग्नल्स दे रहे हैं। फंडामेंटली मैं सीमेंट की बात करूं, बिल्डिंग मटेरियल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स भी जो है इनिशियली जो है उसके जो है सीड्स आने लगे हैं, तो उसके जो बेनिफिट्स है वो थोड़े दिन बाद शायद दिखेंगे। लेकिन अगर पोजिशनल सेटअप हमें एस्टिमेट करना हो तो ये सेक्टर्स आपको कैसे लग रहे हैं? सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, बेसिकली प्राइवेट कैपेक्स के जो डायरेक्ट प्ले है वो बताए गौतम। देखिए ये अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले 1 साल मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया। इकोनॉमी में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इश्यू थी। लोगों को लग रहा था कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, और गवर्नमेंट ने फिर एक्शन लिया। इनकम टैक्स में जो चेंजेस हुए थे अर्ली दिस ईयर, और उसके बाद जो जीएसटी के जो चेंजेस हुए, और फिर जो आरबीआई पॉलिसी में जो चेंजेस हुए, आई थिंक सारे पॉजिटिव फैक्टर्स रहे हैं। और एक्चुअली दिस इज अ परफेक्ट सेटअप फॉर द इकोनॉमी टू किक स्टार्ट एंड स्टार्ट डूइंग वेल वंस अगेन। तो अगर आपको इंडिया प्ले करना है तो आपको पावर, इंफ्रा, सीमेंट में तो प्ले करना ही है। तो मेरा मानना है कि ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स विल कम बैक। इनफैक्ट पावर में तो पिछले 6-8 महीने में कुछ हुआ ही नहीं है। सारे स्टॉक्स अब कंसोलिडेशन से निकल रहे हैं और बड़ी मुझे तेजी लगती है अगर किसी का 1 से 2 साल का व्यू है। इंफ्रा इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन इंडिया। जैसे एक जमाना था जब हम एफएमसीजी को डायरेक्ट प्ले ऑफ इंडिया बोलते थे, बट मेरे हिसाब से इंफ्रा एक डायरेक्ट प्ले ऑफ ऑन इंडिया है। तो सारे जो टॉप 5 और 7 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जो लिस्टेड है, हमें अच्छा लगता है, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी है। सीमेंट इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन इन सम सेंस रियल एस्टेट। तो अगर रियल एस्टेट वापस आता है, जो मुझे लगता है वापस आएगा, तो आई थिंक सीमेंट भी अच्छा करेगा, बट वहां पर उतने अच्छे चार्ट्स नहीं है। आई एम मोर कंफर्टेबल विद पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई ऑल्सो वांट टू ऐड क्लीन एनर्जी और ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। मुझे लगता है कि ये जो बड़े थीम है, ये अभी अगले 3 से 5 साल के लिए मेगा थीम है, और यहाँ पर कमिटमेंट बना के रखनी चाहिए। और इंफ्रा, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और इवन क्लीन एनर्जी, ये 4-5 थीम्स है। डायरेक्टर साहब नोट कर ले। और गौतम सर ये बता रहे, गौतम सर आप बहुत एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है लेके आते हैं, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ते हुए। द ट्रेंड फ्रेंड। तो अगर आपने तो द ट्रेंड फ्रेंड में बता दिया ऑटो मेटल्स अच्छे हैं, मेरा सवाल उठ रहा है कि रेलवेज भी थोड़ी सी इनिशियल अपमूव दे रहे हैं, धीरे धीरे ऑर्डर फ्लो ये सब आ रहा है। रेलवेज, डिफेंस, जिस तरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है, अनाउंसमेंट्स देखने मिल रहे हैं, ज़रा बताएं गवर्नमेंट फेसिंग में
अब पीएसयू बैंक्स को हटा देते हैं डिस्कशन से, रेलवेज और डिफेंस में आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है ये बताएं। नहीं, मुझे वहां कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से मेगा ट्रेंड ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं। ये सारे स्टॉक्स 5x 7x 10x पिछले 2-2.5 साल में हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द नेक्स्ट 5 years आर ऑलरेडी इन द प्राइस। लोग चाह रहे हैं कि ये वापस अच्छा करे, लोग एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि ये वापस अच्छा करे। बट चार्ट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार जब मेगा ट्रेंड प्ले आउट हो जाता है, उसके बाद वो टाइम करेक्शन में चली जाती है। आप केमिकल्स को देखिए, 2020 से 2022 में वो सब मेगा ट्रेंड में थे, सारे स्टॉक्स 3x 5x 10x हुए। उसके बाद वो लास्ट 2.5 साल से एक टाइम करेक्शन में है। सो हर चीज का एक टाइम होता है। मुझे लगता है कि अभी ऑटो, मेटल्स, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, क्लीन एनर्जी, मेरे हिसाब से क्लीन एनर्जी वो कर सकता है जो डिफेंस और रेलवे ने किया पिछले 2 सालों में। तो अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। और लुकिंग अगर सोच है तो क्लीन साइंस, ग्रीन एनर्जी, इस पे जो है नज़र ज़रूर रखें। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या आईटी अब प्रीमियम वैल्यूएशंस कमांड कर सकते हैं? बहुत बड़ा डाइवर्जेंस आ गया है गौतम, अगर हम कंपेयर करें आपके नास्डैक और निफ्टी आईटी को लेके। ये डाइवर्जेंस चलिए ठीक है, हम समझते हैं सेमीकंडक्टर है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज है, लेकिन बहुत बड़ा डाइवर्जेंस आ गया है और हम एक क्रॉस रोड्स में खड़े हैं इंडियन आईटी इंडस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट। अब तो ज़रा बताएं कि क्या वापस आएगा इंडियन आईटी और वैल्यूज जो है कमांड करेंगे? एफआईज अभी भी भरोसा बना के रखेंगे, या लगता है कि इंडियन आईटी जो है थोड़ा कमोडिटाइज्ड हो गया है, थोड़ा और समय लगेगा? थोड़ा और समय लगेगा। देखिए, एक जमाना था जब नैस्डैक और इंडियन आईटी कंपनी साथ साथ में चलते थे, पर पिछले 1 साल में हमने देखा कि नैस्डैक तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, फ्राइडे को लाइफ टाइम हाइस पे था और अभी भी अच्छा कर रहा है। बट इंडियन आईटी कंपनीज एक अलग अलग डायरेक्शन में चली गई है और उसके काफी कारण भी है, क्योंकि अभी जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से इंडिया यूएस का जो बात चल रहा है, उसके कारण डेफिनेटली देयर इज सम इम्पैक्ट टू इंडियन आईटी कंपनीज। सेकेंडली, वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है। थर्डली, अर्निंग्स विजिबिलिटी में थोड़े से कंसर्न्स है। और फोर्थली, आई थिंक एआई का जो जमाना अभी चल रहा है, आई थिंक अभी भी डिबेट है कि वो इंडियन कंपनीज को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं। तो इसके चलते हम आईटी में अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आज वो थोड़ा सा ऊपर है, बट ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जारी रहेगा। यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। दूसरे सेक्टर्स में आप बने रहिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स आज अपमूव ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है कन्विक्शन आईटी स्पेस में नहीं आया और हम बार बार फंडामेंटली भी दर्शकों को बता रहे हैं। 1 महीना बाकी भी है जब तक आईटी कंपनीज अपने गाइडेंस और अर्निंग्स रिलीज़ नहीं करते, तो थोड़ा धैर्य ज़रूर रखें। शायद डेड कैट बाउंस भी बहुत काउंटर्स में देखने मिल सकता है आज। लेकिन हमारे जेनजी व्यूअर्स भी कुछ सवाल पूछ रहे थे गौतम, और बिटकॉइन और इथेरियम को लेके जो है बहुत चर्चा हो रही है। और अब मुझे पता है कि ये ग्लो एसेट क्लासेस भी एटलीस्ट आप ट्रैक तो करते हो, और आप जहाँ पे है वो कैपिटल है क्रिप्टो का। तो ज़रा बताएं कि बिटकॉइन क्या अपनी जो है स्पेशलिटी थोड़ा लूज़ कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, और इथेरियम में बहुत अच्छी तेज़ी आई है। ये दोनों एसेट क्लासेस आप कैसे व्यू कर रहे हैं? देखिए, तेजी तो काफी है और एक बहुत क्लियर सी बुल मार्केट में है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से हम कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स देख रहे हैं। आज के अगर आप लेवल्स देखें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉज ले रहे हो, बट द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। बट क्या मैं इस लेवल्स पे खरीदारी करूंगा कीपिंग रिस्क रिवॉर्ड एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन माइंड? माय आंसर इज नो। क्योंकि आज के जमाने में जहां पर इक्विटी मार्केट्स और प्रेशियस मेटल्स में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद सो मच सेफ्टी, जिसको हम अच्छा से समझते हैं, और उसको हम फंडामेंटल्स के हिसाब से एक केस बना सकते हैं। बिटकॉइन में इस लेवल्स पे एक बड़ा केस बनाना कि यहां से वो और ज्यादा चलेगा, मेरे हिसाब से आई थिंक दैट इज अ वेरी रिस्की अफेयर। तो माय रिकमेंडेशन टू योर स्लाइटली यंगर व्यूअर्स वुड बी टू फोकस ऑन इक्विटी मार्केट्स, फोकस ऑन प्रेशियस मेटल्स। आई थिंक वहां पर काफी अच्छी अच्छी कंपनी हैं जो अच्छे वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं, और जैसी बाजार में ब्रेकआउट आएगा, वो कंपनीज में बहुत बड़ी मूव हम अगले 2 से 3 साल में देखेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स जो हमें सवाल लिखते रहते हैं, आप फोकस इक्विटी मार्केट्स में भी करिए, और यहाँ पे ऑफ कोर्स क्रिप्टो पे जो है ज़्यादा ध्यान ना दे। तो इसलिए ये पूछा गया था सवाल, क्योंकि बहुत सवाल आ रहे थे। लेकिन ऑफ कोर्स एक सवाल उठता है गौतम कि आगे जाते हुए, जैसे कि कोई नया न्यू कमर मार्केट्स में आया है, सेबी के भी रिस्ट्रिक्शंस थोड़े लगे हैं फिनो में, और कैश पे जो है बाज़ार पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कोई एक नया ट्रेडर आना चाहता है मार्केट में, सीखना चाहता है, उसके लिए क्या जो है आप जो है कहना चाहेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर आप सोचिए एक 22 साल का लड़का है कॉलेज का, अब उसको ट्रेडिंग भी सीखना है और मार्केट्स में आना है, तो आपके लिए आपका क्या जो है व्यूज़ रहेगा इस चीज़ पे?
देखिए ऐसा क्यों है कि कोई भी नया आता है तो वो ट्रेडिंग ही सीखेगा, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं सीख सकता है, वो बाय एंड होल्ड क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकता है। मेरा मानना है कि वेल्थ क्रिएशन तभी होता है कि जब आप अच्छे स्टॉक्स को थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड पे होल्ड करें, ना कि आप ट्राइंग टू टेक टेक मनी फ्रॉम द मार्केट एवरी सिंगल डे बाय वे ऑफ ट्रेडिंग। मैं ये कितने सालों से किया हूं, मैं काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी बात करता हूं, पर बड़ा बड़ा पैसा होल्ड करके अच्छे स्टॉक्स को फंडामेंटली और टेक्निकली राइट करके ही होता है। सो आई थिंक ट्रेंड्स को समझिए, फंडामेंटल्स को समझिए, कुछ अच्छे टूल्स को यूज कीजिए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम यूज कीजिए। मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स टू यूज इन टेक्निकल एनालिसिस। उसको अगर आप यूज करके एक डिसिप्लिन अप्रोच रखें और रिस्क मैनेजमेंट रखें, आई थिंक आप बाजार में काफी सीखेंगे और मार्केट का सिचुएशन कुछ भी हो, आप मार्केट को बीट कर पाएंगे, जो उतना आसान नहीं है आजकल। बट अगर आपके सिस्टम्स और आपकी डिसिप्लिन अच्छी है तो आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए। सबका यही मानना है कि मार्केट मार्केट से रोज रिटर्न निकालना है, मेरे हिसाब से वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं। गौतम सर, आपने जो है पूरा हमें एक मास्टर क्लास बता दिया एक यंग निवेशक या ट्रेडर के लिए किस तरह बाजार को अप्रोच करते, स्टडी, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद गौतम सर, आप हमारे साथ जुड़े 18 स्वदेश में और हमें दर्शकों को सारे एज ब्रैकेट्स को जो है सारे क्वेरीज ने आपने जो है बहुत बखूबी से जो है बताया। लेकिन चलिए अब